जब 2013 का चुनाव है तो हमें ऐसा लगा कि हमारे साथ में कांग्रेस के कुछ स्थानीय लोगों ने ढंग का प्रयोग नहीं किया। कौन सी भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या आम आदमी पार्टी हो, हर पार्टी में आपके हराने वाले भी आपके ही लोग होते हैं और जिताने वाले भी आपके लोग होते। वो कांग्रेस से नहीं निकाला तो हम कांग्रेस से निकल गए। तो यहाँ ऐसा मान सकते हैं कि कांग्रेस की या तो संगठन हम प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं कर पाए या हम अच्छा उम्मीदवार नहीं दे पाए जिनका जनता स्वीकार करे कंपेरिजन टू बीजेपी कैंडिडेट। 10 साल में आप उद्योग नहीं ला पाए एक भी, और जब आपने नहीं दिया, आप असफल रहे, आप कुछ भी धरातल पर उतार नहीं पाए अपने सोच को, तो हम ये कैसे विश्वास करें कि अब जो आप कह रहे हैं उसे कैसे पूरा करेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर बनाने गए तो रेरा ने उसको प्रोजेक्ट को ना कह दिया कि प्रोजेक्ट आपका थर्ड क्लास रद्दी की टोकरी फेंक दो। आपका व्यापार एक मोनोपोली बिजनेस का है जिसके अंदर आप मिलकर गवर्नमेंट से रेट तय करवाते हैं। जहां सड़क को चौड़ी करना होगा, सड़क को चौड़ी हम भी करेंगे। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम मौजूद है अभी रतलाम में। जैसा कि आपको बताया था कि हमारी टीम अब आ चुकी है रतलाम विधानसभा चुनाव कवर करने। हमारे साथ अभी मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी पारस सकलेचा जी। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार ये किन मुद्दों पर लेकर राजनीति में उतरे हैं और कांग्रेस ने इन पे फिर से भरोसा जताकर इनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि ये पहले पूर्व महापौर भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। एक बार फिर से विधायक की दावेदारी पेश कर रहे हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते गए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। हम चैनल की कामना करते उन्नति की। सर, देखा जाए तो एक आप स्टार्टिंग से मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। पहले आप राजनीति में कैसी एंट्री हुई और देखा जाए तो पहले आप महापौर बने, फिर विधायक बने, एक बार फिर से आप दावेदारी ठोक रहे हैं विधायक के लिए। तो सर, इस जर्नी के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रगल किया होगा आपने अपनी लाइफ में। मैं बैंक में सर्विस पे रहा 25 साल तक और उसके बाद राजनीति में प्रवेश किया। तो ये एक घटना थी जो वैचारिक संघर्ष का उपजी थी कि अब एक संस्था चलाता हूँ युवाम के नाम से। बच्चों को फ्री कोचिंग क्लास लगते हैं और मोटिवेशन की क्लासेस भी लगाते हम, और 1 लाख बच्चे से ज़्यादा उसमें सिलेक्ट होकर आज जॉब पे है। तो हम जब बच्चों को मोटिवेशन के लिए बात करते थे तो कहा करते थे कि बुद्धिजीवी डरपोक को कायर होते हैं और राजनीति में उतरने में डरते हैं, बस आलोचना करते हैं, लेकिन जब मौका होता है तो वो भाग जाते हैं मैदान से। तो जब रतलाम में मेयर का चुनाव हुआ और वो डायरेक्ट प्रणाली से हुआ, सीधी प्रणाली से, तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि दादा आप बोलते हो ना, आप उतरो ना, इतनी बात करते। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मेरे को चैलेंज है मेरी पर्सनैलिटी को, मेरे व्यक्तित्व को। तो मैंने रिजाइन किया और तीसरे दिन ही मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी कि मैं मेयर का चुनाव लड़ूंगा। और उसके बाद मैं राजनीति में आया। मेरा अपना राजनीति में अनुभव यह रहा कि बुद्धिजीवियों के लिए बहुत गुंजाइश है और बुद्धिजीवी यहाँ पर अपनी मैंने प्रतिभा का उपयोग करके समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। बस थोड़ा सा उसके जो राजनीतिक जो कल्चर है उसमें अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए और अपनी बुद्धि को ऐसा नहीं माने कि मैं अन्य पॉलिटिशियन से बहुत ज़्यादा समझ रहा हूँ इसलिए मैं उनसे बहुत आगे होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो लोग ज़मीन पे काम करते हैं मान लीजिए, लेकिन विजन में कम है, बुद्धि में कम है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस व्यक्ति की तुलना में राजनीति में जो बुद्धिजीवी होकर ज़मीन पे बराबर धरातल पे काम नहीं करता। और ये बुद्धि जो ट्रेजेडी होती है, मैंने कई बुद्धिजीवियों को कहता हूँ, तो उनके साथ ट्रेजेडी होती है कि वो राजनीति में आने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझते हैं कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। ये आदमी क्या जानता है, ये तो सड़क पे जान घूमता। अरे पर वो सड़क पे 1000 जनता का दिल जीत रहा, वो आपसे कई गुना भारी और फेल हो जाते वो। तो ये ऐसा रहा। तो मैंने राजनीति को एडजस्ट किया और राजनीति कल्चर को समझा। और जब मैं मेयर रहा तो मैं वन ऑफ द बेस्ट मेयर के रूप में कई बार मुझे अवार्ड मिला। और मुझे इंडिया गवर्नमेंट ने जब 12 लोगों को देश के विदेश भेजा, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, तो मुझे भी भेजा गया सरकार की ओर से और मैंने कई देशों में जाके अपना प्रेजेंटेशन भी दिया। मैंने ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस भी यहाँ करवाई और उसको भी बहुत अच्छी सफलता से करवाई। जब विधायक रहा तो मैंने कई कांड उजागर निर्दयी रहने के बाद में, जिसमें व्यापम घोटाला मेन है जो आज भी चल रहा है, जिस पर मैं हाई कोर्ट के अंदर भी मेरी लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट पे भी लड़ाई चल रही है। व्यापम घोटाला है, डीमेट घोटाला है, ड्रग ट्रायल से, सरोगेटेड मदर का है, आदिवासियों की ज़मीन का है, पोषण आहार का है। ऐसे कई घोटाले पे मैं लड़ा हूँ और मैंने उसमें कुछ अचीव भी किया है, कुछ पाया भी है और समाज को भी कुछ मिला है। और मैं सोचता हूँ कि बुद्धिजीवियों के लिए
राजनीति का अच्छा साधन है अपनी बुद्धि का उपयोग करने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आना चाहिए। सर देखा जाए तो पहले आप बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन आपने बैंक की नौकरी छोड़ के जो गरीब बेसहारा बच्चे होते हैं उनको आपने शिक्षा देना चालू कर दिया। सर इसके पीछे कहानी बताएंगे, मतलब नौकरी छोड़ के आप फिर शिक्षा देने के लाइन में आ गए? देखिए, मैं एक बहुत स्कॉलर स्टूडेंट रहा, लेकिन चूँकि फाइनेंशियल पोजीशन घर की ठीक थी नहीं और बाहर जाने जैसी स्थिति नहीं थी, और चूँकि घर के मेरे बुजुर्ग माता पिता भी इतने इंटेलेक्चुअल नहीं थे कि मुझे आगे की राह सही दिखाते, तो एक स्कॉलर स्टूडेंट होने के बाद भी मैं बैंक के अंदर क्लर्क बना। तो मैंने ये महसूस किया कि अगर मुझे सही गाइडेंस मिलता तो मैं इससे अच्छी जगह जा सकता था, और ये पीड़ा मेरे मन में रही। तो उसी पीड़ा को मैंने, अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए। और उस वक्त देश की पहली संस्था थी युवा जो कंपटीशन पे कोचिंग, उस टाइम कोचिंग बिजनेस नहीं हुआ करता था, कोचिंग कोई समझता नहीं था, तो उस टाइम कोचिंग नाम भी नहीं था उस टाइम पे। तो बस हम जैसे बच्चों को पढ़ाने लगे। तो मैं कॉलेज का विद्यार्थी था, एमएससी का फिजिक्स का, क्योंकि बीएससी फाइनल में था, मेरी नौकरी लग गई थी। तो एमएससी फिजिक्स में स्टूडेंट रहा, गोल्ड मेडलिस्ट रहा, तो एमएस फिजिक्स था। तो मैंने कॉलेज में परमिशन लेके बच्चों को फ्री पढ़ाने का काम शुरू किया। और जब रिजल्ट आया एक क्लास के बाद, तो आप भी जानते हैं आदित्य भाई की चमत्कार को नमस्कार है, जब लड़के सिलेक्ट हो गए 8 मेरी क्लास के, तो फिर भीड़ बढ़ गई तो अनएक्सपेक्टेड, मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि युवा में इतनी बड़ी संस्था हो जाएगी। फिर भीड़ बढ़ गई, फिर लड़के सिलेक्ट हो गए, तो 1980 तक तो यह हालत हो गई। 77 में क्लास युवा में शुरू की कि बच्चे कई देश के कई शहरों में नौकरी करने लगे, वहाँ क्लास लगाने लगे। सर अब थोड़ा चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। सर पहले आप कांग्रेस से विधायक चुनाव लड़े लेकिन हार गए, लेकिन फिर आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा और अच्छे खासे वोटों से जीते। सर फिर आप फिर कांग्रेस में, ऐसा उलट फिर बार नहीं, उलट फेर किस, देखिए अपनी एक, मैंने आपसे कहा कि हम थोड़े एक्टिविस्ट टाइप के आदमी है, और जब 2013 का चुनाव है तो हमें ऐसा लगा कि हमारे साथ में कांग्रेस के कुछ स्थानीय लोगों ने ढंग का प्रयोग नहीं किया, और उस वक्त राजनीतिक परिपक्वता अभी कम थी। जो मैंने कहा कि बुद्धिजीवी क्यों फेल हो जाते हैं, कि अपनी ही पार्टी के लोग हराते हैं, ऐसा कहते हैं। पर बाद में हमें लगा कि एक सामान्य प्रक्रिया राजनीति में, कौन सी भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या आम आदमी पार्टी हो, हर पार्टी में आपके हराने वाले भी आपके ही लोग होते हैं और जिताने वाले भी आपके लोग होते हैं। आप में गट्स कितना है कि हराने वाले से कैसे बचे और जिताने वालों को कैसे ज़्यादा पावर दें। तो उस वक्त परिपक्वता कम थी, तो हमें लगा कांग्रेस ने हरा दिया, और जिन लोगों ने हमें हराया वो कांग्रेस के पदाधिकारी थे, उनको कांग्रेस ने नहीं निकाला तो हम कांग्रेस से निकल गए। वो अपरिपक्वता थी हमारी। फिर 2017 में हमें कांग्रेस ने फिर से ऑफर दिया कि दादा आप कांग्रेस में आइए, और दिल्ली के अंदर हमने सारे वरिष्ठ नेता, कमलनाथ जी भी थे, दिग्विजय सिंह भी थे, बावरिया जी भी थे, तनखा जी भी थे, कांतिलाल जी भूरिया भी थे, इन सारे बड़े नेताओं के साथ राहुल गांधी से अनुमति लेकर हमने दिल्ली के मेन हॉल में, जहां कॉन्फ्रेंस होती है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वहां मुझे कांग्रेस को ज्वाइन करवाया गया। सर देखा जाए तो ये रतलाम जो शहर विधानसभा है ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। देखा जाए तो 10 साल से विधायक बीजेपी के ही हैं, तो क्या आप इस लहर को तोड़ पाएंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से सहमत है कि बीजेपी का गढ़ है। जीतना किसी गढ़ की निशानी नहीं है। जीतने के पीछे ये भी हो सकता है कि बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को पिछले कई सालों से दिया वो जनता में खासा लोकप्रिय रहा, और वह जब कांग्रेस की लहर थी उस वक्त भी वो जीत के आए, माननीय हिम्मत जी कोठारी। पर वो मेरे से हारे। जब मैं कांग्रेस से लड़ा तो वो 1800 वोट जीते थे, बस वो गृह मंत्री थे। मैं न्यू कमर इन पॉलिटिक्स था, मेरी राजनीतिक उम्र 4 साल भी नहीं थी उस टाइम पे। 2000 में मैं राजनीति में आया, 2003 की बात थी। उसके बाद भी वो मुझसे सिर्फ 1800 वोट से जीते, गढ़ नहीं था। फिर उसके बाद भी निर्दलीय लड़ा तो 32,000 वोट से आ रहे, गढ़ कैसे हो सकता? तो यह ऐसा मान सकते हैं कि कांग्रेस की या तो संगठन हम प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं कर पाए, या हम अच्छा उम्मीदवार नहीं दे पाए जिनका जनता स्वीकार करे कंपेरिजन टू बीजेपी कैंडिडेट। सर वहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और जो वर्तमान विधायक है चैतन्य कश्यप, उनका यह विजन है कि अगर मैं फिर से जीत कर आया तो मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया लाऊंगा, यहाँ पे इंडस्ट्री लाऊंगा, बड़ी बड़ी कंपनियाँ लाऊंगा,
जिससे जो आजकल की युवा हैं, जो रतलाम में जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है वो कम हो जाएगी। तो क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए उनका विजन हो सकता है, लेकिन देखिए प्रश्न उनसे होता है ना जो पद पे है, वो 10 साल से पद पे है, तो उनके विजन पे हमें प्रश्न करने का अधिकार है कि 10 साल में आप उद्योग नहीं ला पाए एक भी। 18 इंडस्ट्री बंद हुई, वो इंडस्ट्री वो जो बड़ी थी, जैसे क्या इंडस्ट्री में दो, जैसे बिलो 20 एम्प्लॉयमेंट है तो आपकी इंडस्ट्री पीएफ के रूल में नहीं आती, उसको छोटी मानते हैं। पर अगर आपकी इंडस्ट्री में अबाउट 20 एम्प्लॉय है तो आप पीएफ की रूल में आते हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट पे पीएफ कटेगा और आप बड़ी इंडस्ट्री बन जाते हैं। ऐसी 18 इंडस्ट्री पिछले 5 साल में बंद हुई। आपने खुद इंडस्ट्री बदनावर में डाली है, रतलाम से 50 किलोमीटर दूर, और 2 बड़ी यूनिट आप उसी यूनिट की केशव स्वीटनर्स की आपने वापी में खोली, और उसका सेंट्रल ऑफिस आपने बड़े लेवल पर बॉम्बे में खोला। तो हमें प्रश्न करने का अधिकार है कि आप बुद्धिमान है, बड़े उद्योगपति है, बड़े विचारक है, चिंतक है, बड़े आप बड़े अपने आप को दानवीर भी मानते हैं, सब आप है, मे बी यू मे बी, पर हमें प्रश्न का अधिकार है कि फिर हमें क्या मिला। और जब आपने नहीं दिया, आप असफल रहे, आप कुछ भी धरातल पर उतार नहीं पाए अपने सोच को, तो हम ये कैसे विश्वास करें कि अब जो आप कह रहे हैं उसे कैसे पूरा करेंगे। तो सर आपको क्या लगता है, ये मतलब जो यहाँ के विधायक है चैतन्य कश्यप जी, वो मोदी लहर की वजह से जीत जाते हैं कि अपने काम के विकास को लेकर जीतते हैं? देखिए वो दोनों बार मोदी लहर से जीते हैं, और उनका निजी जो एक होना चाहिए कुछ भी जनता पे प्रभाव, वो नहीं रहा। काम उन्होंने कर नहीं पाए। वो छोटे लेवल के भी, ये तो बड़े लेवल की आपने इंडस्ट्री की बात पूछी, छोटे लेवल पे भी काम नहीं किया। इस शहर में रोज एक दिन छोड़ के पानी दिया जाता है। इतने बड़े शहर में डिस्ट्रिक्ट में, जिसको महानगर बनाने की बात करते हैं, एक दिन छोड़ के पानी दिया जाता है। आप कल्पना कीजिए, आज तक वो रोज पानी नहीं दे पाए, और 4 बार उन्होंने घोषणा की, और 3 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घोषणा की। उन्होंने यहाँ पे ऑडिटोरियम तक नहीं, इतने बड़े शहर में ऑडिटोरियम नहीं, छोटे छोटे शहरों में ऑडिटोरियम है। आज ये कला और संस्कृति का विकास कैसे करेंगे हम शहर में? कलाकार कैसे, किस मंच पे जाके अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे? जो नाटक कलाकार वो कहाँ जाएंगे? ऑडिटोरियम आज तक आप नहीं बना पाए। कितनी कीमत ऑडिटोरियम की? 7 करोड़, 8 करोड़, 2 करोड़। 400 सीट और 500 सीट ऑडिटोरियम बनाना, कोई 5000 सीटर थोड़ी बनाना अपने को। ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बना पाए, बात कर रहे कि महानगर बना देंगे। तो ट्रांसपोर्ट ये हालत है कि ट्रांसपोर्ट सारे शहर के मध्य में ट्रक आते और एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता। ट्रक वाला रात की 12 बजे पहले एंट्री नहीं कर पाता कई कई जगह जहाँ ट्रांसपोर्ट की दुकानें हैं। तो अब वो ट्रक बेचारा सुबह का आया तो खड़ा है, तो ये देश का लॉस है ना। वो ट्रक अगर जितना दौड़ता उतना ट्रांजिट करता, उतना जीडीपी बढ़ता देश का, खड़ा है। तो अब ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बना पाए अभी तक। ट्रांसपोर्ट नगर बनाने गए तो रेरा ने उसको प्रोजेक्ट को ना कह दिया कि प्रोजेक्ट आपका 3rd क्लास रद्दी की टोकरी फेंक दो। तो आखिर आप बातें कर रहे हैं, आप ये, तो आप इसको धरातल पे उतार क्यों नहीं पाते कि एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट नहीं है। राजनीति आपने अपने व्यापार को बढ़ाने और उसको सुरक्षित करने के लिए की, क्योंकि आपका व्यापार एक मोनोपोली बिजनेस का है, जिसके अंदर आप मिलकर गवर्नमेंट से रेट तय करवाते हैं, और अपने रेट पे आप इसको, आपको जैसे इसको ब्लड ड्रग्स बोलते हैं, उनका जो रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल इसका फार्मास्यूटिकल का, आप अपने रेट पे बेचते हैं। 7-8 कंपनी है। तो आप राजनीति अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, राजनीति सरकार से लाभ लेने के लिए कर। सर जैसे देखा जाए कि आप अभी चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो सर जनता के लिए आप क्या क्या ऐसा योजना ला रहे हैं ताकि जनता आपको साथ दे? देखिए मैंने कहा, एक तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे आपका, फिर हम यहाँ के बिजनेस को डेवलप करने के लिए जिस प्रकार से एक्सपर्ट IIM वाले उनकी सेवाएं लेके इनके जो बेसिक बिजनेस अभी है उसको कैसे डेवलप करें, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है उसको कैसे बढ़ाएं। जैसे फूल की बहुत बड़ी मंडी है, मटर की बहुत बड़ी मंडी, टमाटर की बहुत बड़ी मंडी, लहसुन की बहुत बड़ी मंडी, तो उसको कैसे हम और डेवलप कर सके, उसके लिए किसानों को कैसे ट्रेंड किया जाए जब इन्हीं धरातल पे, हम उसके लिए सारे प्रयास करेंगे। और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, तो हम उस सारे बिजनेस सेंटर करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे और नगर निगम की सीमा का विकास करेंगे ताकि शहर का एक्सपेंशन हो। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, आज हम जनता के बीच उतरे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उनका सवाल था कि हमारे यहाँ कभी भी अतिक्रमण हो जाता है,
वो पार्किंग को लेकर दिक्कत रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है। तो क्या सर अगर आप जीत जाते तो इन मुद्दों पर आप काम करेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है। अभी मैं आज जहाँ जनसंपर्क में था वहाँ भी ये पीड़ा हमारे सामने आई, और उस पीड़ा के पीछे कहानी ये है कि आप अगर किसी शहर का विकास करने के लिए शहर को वाइडिंग कर रहे, चौड़ा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जब शहर छोटा था, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, जब शहर की आबादी भी कम थी, शहर का बिजनेस टर्नओवर भी कम था, तो उन शहर की सड़कों पे गुमटियाँ बन गई, वो अवैध बन गई या वैध बन गई। वैध भी हो तो हटती है। अब जब शहर के विकास की आवश्यकता होती है तो गुमटियों को हटाने की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में हर बार कहा है कि आप जब तक उनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते, आपको किसी के भी व्यवसाय को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा घाटी में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, जब नर्मदा घाटी के लिए सरदार सरोवर बांध बना और जब वहाँ रहने वाले सारे लोगों को हटाया गया तो उनको सारी सुविधाएं दी गई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबके लिए लागू हुआ, यहाँ भी इसके लिए भी है। लेकिन होता क्या है कि अफसर अपनी दादागिरी करते हैं, और माननीय विधायक जी बड़े आदमी, वो सिर्फ ये सोचते कि शहर का विकास होना चाहिए, पर किसकी कीमत पे? एक गरीबी आदमी को कीमत चुका है। एक आदमी गुमटी लगा के 50 साल अगर सड़क के किनारे व्यापार कर रहा है, तो आप शहर के विकास के नाम पे उसको हटाने का अधिकार, उससे कुर्बानी लोगे आप? वही कुर्बानी थे, गरीबी कुर्बानी थे हमेशा, तो आप उसको कुछ नहीं दोगे उसके बदले में। तो ये जो इन्होंने काम किए पिछले 10 साल में, लगातार दुकानें हटाई, एक को भी इन्होंने कहीं अन्य जगह उपलब्ध नहीं कराई। ये बड़ी पीड़ा है, और हम जब करेंगे ये तो विकास तो हम भी करेंगे, जहाँ सड़क को चौड़ी करना होगा सड़क को चौड़ी हम भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अधिकारियों को कहेंगे कि ये काम तभी फलीभूत होगा जब तक आप इनको अन्य जगह नहीं दे। तो हमारे साथ अभी मौजूद थे हमारे बहुत ही खास मेहमान पारस सकलेचा जी, जो कि अभी रतलाम के शहरी विधानसभा से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। और सर का कहना है कि अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ तो ट्रैफिक व्यवस्था हो गया, अतिक्रमण का हो गया, जो भी अन्य भी जनता की जितनी भी समस्या है सब हम दूर करेंगे, बेरोजगारी भी दूर करेंगे, और आने वाले टाइम में रतलाम को एक हम वर्ल्ड क्लास तक बनाएंगे। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं आदित्य तिवारी।